ये क्या बात हुई समीर, हमारी शादी को अभी 3 महीने हुए हैं और इतनी जल्दी आपका मन मुझसे ऊब गया। पहले तो मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आप बहाना ढूंढते थे, अब मैं देख रही हूँ कि ऑफिस के बाद भी आप न जाने कहाँ वक्त बिताते हैं। काम तो मैं भी करती हूँ, परंतु मैं कभी भी आपसे नज़रें नहीं चुराती हूँ। आप घर 10 बजे तक आते हैं, मन हुआ तो खाते हैं, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। क्या कोई अपनी नई पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करता है? पूजा आक्रोश भरे शब्दों से अपने पति समीर से कहती है। समीर बोला, क्या तुम इतनी मॉडर्न होते हुए भी टिपिकल गांव की लड़कियों की तरह बात करती हो? अरे तुमसे शादी की थी तो क्या एग्रीमेंट लिया था कि 24 घंटे तुम्हारे साथ ही चिपका रहूँगा? नई नई शादी की बात अलग होती है। अब हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं। भूल मत, मेरी खुद की भी एक अलग ज़िंदगी है और ये तुम्हारा मुझे बार बार टोकना और आक्रोश से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने से मना किया है? इतना कहकर समीर अपनी बाइक लेकर फिर से घूमने निकल गया। तभी दूसरे कमरे से पूजा की सास गीता जी बोली, बहू मर्द पर कभी लगाम नहीं लगाई जाती है। अरे वो अपनी मर्जी का मालिक है, अगर घूमता फिरता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहे? लड़की नहीं है कि इधर उधर भटक जाएगा और हमारी इज्जत खराब करेगा। तुम तो बस घर गृहस्थी संभालो, मेरा बेटा खुद ही संभल जाएगा। पूजा बोली, मम्मी जी मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे दिखता नहीं है। और कहाँ लिखा है कि हर बार बहू ही गलत होती है? क्या कभी बेटा गलत नहीं हो सकता? और क्या कहा आपने कि लड़की भटक जाती है? अरे लड़की भटकती नहीं बल्कि लड़के उसे भटकाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये कैसे मानसिकता है कि लड़की माँ बाप की इज्जत खराब करती है और बेटा नहीं। कौन जानता है कल को अगर आपके बेटे ने कुछ उल्टा सीधा किया और आपका नाम खराब हुआ तो फिर ना कहना कि सचेत नहीं किया। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। पूजा की शादी के शुरू में सब कुछ ठीक था, परंतु पिछले महीने समीर का व्यवहार तुरंत बदल गया, जिसे एक पत्नी की नज़र देख भी रही थी और महसूस भी कर रही थी, पर बिना सबूत के पूजा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पूजा ने इस विषय में अपने माता पिता को भी बताया। उन्होंने कहा, जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो तुम किसी पर उंगली नहीं उठा सकती। हाँ, जब सच्चाई तुम्हें पता चल जाए तो अपने कदम पीछे भी मत खींचना, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा ने नज़र बनाए रखी और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब समीर दफ्तर से लौट कर आया तो घर में सिपाहियों को देखकर हैरान था। क्या बात हुई, घर में पुलिस क्यों आई है? क्या कुछ चोरी हो गई है? अरे बताती क्यों नहीं हो, बुद्ध बनकर खड़ी हो। वही खड़े दरोगा ने बोला, अच्छा तो समीर बाबू आप हैं। आप ये सवाल अपनी पत्नी से क्यों कर रहे हैं? मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। आपके खिलाफ आपकी पत्नी श्रीमती पूजा जी ने FIR दर्ज करवाई है। समीर हैरानी से बोला है, FIR? मगर क्यों, किस लिए? पूजा ये क्या कह रहे हैं और ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? समीर आक्रोश से लाल निगाहें पूजा की तरफ करके बोला। जैसे ही समीर पूजा की तरफ बढ़ा, दरोगा ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा और बोला, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ संबंध रखते हो, शर्म नहीं आती? समीर अटकते हुए बोला, संबंध किसके साथ, किसके देखा? वो हैरानी में इधर उधर देखने लगा और सोचने लगा कि आखिर पूजा को उसके और रिया के बारे में कैसे पता चला। दरोगा बोला, समीर बाबू किस किस से पूछेंगे, सारे शहर ने देखा है, तभी तो आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की और हमें FIR दर्ज करनी पड़ी। चलो रे, हथकड़ी लगाओ इन्हें और ले चलो इनके असली ससुराल, थोड़ी खातिरदारी हम भी करें, दरोगा हवलदार से बोला। दरोगा समीर को अपने साथ ले गए। वहीं पूजा चुपचाप खड़ी रही। गीता जी दरोगा के पैर पकड़ रही थी और कह रही थी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ज़रूर मेरी बहू के मन में कुछ चल रहा है, तभी तो वो मेरे बेटे को फंसा रही है। आप ही सोचिए दरोगा बाबू, कोई नई नई दुल्हन अपने पति के खिलाफ पुलिस में जाएगी? अरे बहू कुछ कहती क्यों नहीं हो, पूरे मोहल्ले में हमारा नाम खराब हो जाएगा। पूजा ने एक शब्द नहीं कहा।
पर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और पुलिस वाले समीर को लेकर चले गए। समीर के माँ बाप इधर उधर फ़ोन करके सबसे मदद की गुहार लगा रहे थे। वही पूजा ने अपने पिता को सारी बात बताई और चुपचाप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगले दिन पूजा अपने लिए रसोई में चाय बना रही थी तो गीता जी बोली, देखो तो जरा इस लड़की को लाज शर्म है कि नहीं, अपने पति को जेल भेजकर यहाँ चाय पी रही है। बहू, तुम्हारी शादी को अभी 4 महीने नहीं हुए और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अगर समीर से कोई गलती हुई थी तो तुम उसे समझाती, पर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ पूछ रही हूँ, मुँह में क्या दही जमाए बैठी हो? गीता जी के पति रमेश बाबू बोले, जब शादी ठीक हो रही थी तब कुछ लोगों ने कहा था कि लड़की बहुत तेज दर्रार है, पर यह नहीं मालूम था कि अपने ही पति पर इल्ज़ाम लगाएगी। अगर अपने पति को समझाती तो ये दिन देखना ना पड़ता। पूजा चाय पीकर कप किनारे रखते हुए बोली, मम्मी जी, पापा जी, मैंने आपको इन बातों के लिए सचेत भी किया था, पर आप लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आप लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। उनकी बुरी आदतों पर लगाम लगाने की बजाय मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं उन्हें समझती और समझाती। वाह रे ससुराल वालों, स्वयं के बेटे की गलती को अपनी बहू पर मर रहे हो। आप लोगों को पता था कि शादी से पहले उनका चक्कर किसी और से चल रहा है, तो उनकी शादी आपने मुझसे क्यों करवाई? मेरी ज़िंदगी क्यों खराब की? गीता जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू? जवान खून थोड़ा बहुत तो इधर उधर भटक ही जाता है, पर हमने उसे समझा दिया था। पूजा बोली, अच्छा तो आपने समझा दिया था और आपका लाडला समझ गया था। ये क्यों नहीं कहती कि मेरे पिताजी के पैसों की चमक आपके आंखों में थी। दहेज की मोटी रकम, फ्लैट, गाड़ी, इन सब चक्करों में आपने अपने बेटे की एक नहीं सुनी और उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी खराब कर दी। जितना गुनहगार आपका बेटा नहीं, उससे बड़े गुनहगार तो आप लोग हैं। गीता जी को लगा कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गई है, तो उन्होंने उसे पुचकारते हुए कहा, पूजा बेटा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज था? अरे तुम अपने रूप में और प्रेम से उसे सही रास्ते पर लाती तो वो आ जाता। जरूर तुमने ही कुछ कमी छोड़ी होगी, तभी तो वो दोबारा उस लड़की के पास गया। थोड़ी ही देर में खबर आग की तरह फैल गई। समीर की बहन रोशनी और बहनोई रोहन जी भी घर पर आ गए और सभी पूजा पर ही गुस्सा कर रहे थे। पूजा गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मम्मी जी, एक बात बताइए, अगर मेरा संबंध नंदोई जी के साथ होता तो आप और आपकी बेटी मुझे क्या सलाह देंगी? रोशनी बोली, हे भगवान, मम्मी देखो कैसी बेशरम औरत है, खबरदार जो मेरे पति की तरफ नज़र भी डाली। पूजा मुस्कुरा कर बोली, अपने पर बात आई तो मिर्ची लगी। ननद रानी, अगर मान लीजिए ऐसा होता तो क्या आप सब मुझे इस घर में वही सम्मान देते जो आज आप अपने भाई और आप अपने बेटे के लिए मुझसे मांग रही हैं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वही रोहन बाबू रोशनी के कान में धीरे से बोले, भाभी बात तो सही कह रही हैं। रोशनी ने आंखें दिखाई तो रोहन बाबू चुपचाप एक किनारे खड़े हो गए। गीता जी बोली, ठीक है, मेरा बेटा खराब है, हम सब खराब हैं। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो चली क्यों नहीं गई इस घर को छोड़कर? पूजा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, यह फ्लैट मेरे पापा ने शादी में मुझे खरीद कर दिया था। घर का एक एक सामान मेरे दहेज का है। और आप क्या कह रही थी, गांव की लड़कियां भटकाती हैं? मम्मी जी, अब वो भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं। फिर मैं तो शहर की लड़की हूँ, मुझे नहीं रहना आपके धोखेबाज बेटे के साथ। मैं तलाक के लिए अर्जी डालूंगी। अब ना तो मुझे आपके विश्वासघाती बेटे के साथ और ना आप लोगों के साथ रहना है। रोशनी सामने आकर बोली, बहुत बोल रही हो तुम और हम सब सुन रहे हैं। तुम्हारे पास सबूत क्या है कि समीर धोखेबाज है और वो दूसरी लड़की के साथ घूमता फिरता है? रमेश बाबू, गीता जी, हर कोई उससे पूछने लगा। हाँ हाँ बताओ, क्या सबूत है? वो बोली, पूजनीय मेरे ससुराल वालों, सबूत वो गाड़ी है जो मेरे पिता ने दहेज में आपके बेटे को दी थी। वो मोटरसाइकिल भी मेरे नाम पर ही रजिस्टर है। जब ये लोग न्यू टाउन मेन रोड में घूम रहे और हेलमेट नहीं पहन रखा था
तो सीसीटीवी कैमरे ने इनकी तस्वीर उतारी और उनके खिलाफ चालान काटा और उस चालान का नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पर आया। मैंने सोचा अपनी शादी को एक मौका देती हूँ, शायद ये खबर गलत हो, पर जब आरटीओ ऐप पर जब गाड़ी का नंबर डाला तो सारा चिट्ठा सबूत के साथ सामने आ गया। अरे मैंने तो आपको उनके कारनामे दिखाए ही नहीं, ये लीजिए सबूत, देखिए उसमें आपका बेटा किसके साथ चिपक कर घूम रहा है, समय तारीख सब है इसमें। इतना कहकर पूजा ने फ़ोन अपने ससुर की तरफ बढ़ा दिया। फ़ोटो देखकर सब हैरान थे, क्योंकि फ़ोटो में समीर दूसरी लड़की के साथ बैठा था। हेलमेट ना होने के कारण उन दोनों की तस्वीर साफ साफ दिख रही थी। तभी रमेश बाबू बोले, अरे गीता, ये लड़की तो हमारे पुराने पड़ोसी अनिल बाबू की बेटी रिया है। गीता जी ने फ़ोटो देखी और आक्रोश में रमेश बाबू को बोली, सच्चाई पर मोहर लगाना जरूरी था क्या? ना जाने ये लड़का और क्या क्या कांड करेगा। मैं सोची थी पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की से उसकी शादी कर दूंगी तो इसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और ये सही रास्ते पर आ जाएगा। पर यह लड़का, अब चलो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फिर बेटे को कोसते हुए वह दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में जाकर गीता जी ने अपने पुराने पड़ोसी को फ़ोन किया और खूब ऊटपटांग बातें बोली। अरे बेटी, अगर संभल नहीं रही तो किसी और के पल्ले बांध देती। मेरे बेटे को फंसाने की क्या ज़रूरत थी? कितनी मुश्किल से उसे रास्ते पर लेकर आई थी, पर तुम्हारी बेटी है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। उधर से आवाज़ आई, अपने बेटे को क्यों नहीं संभालती हो? खुले बैल की तरह छोड़ रखी हो। अरे इतनी गुणवती और रूपमती पत्नी को छोड़कर दूसरी लड़कियों पर नज़र डालता है। खराब तो तुम्हारा बेटा है जो मेरी बेटी को बहला रहा है। दोबारा मेरी बेटी के आसपास नज़र आया तो उसकी टांगें तुड़वा देंगे। रोहन बाबू बोले, माताजी बुरा मत मानिएगा, पर जब आपका ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष नहीं देते। साले साहब ने बहुत गलती की। आप तो जानती हैं आजकल का कानून बहुत कड़क है और पुलिस तो उससे भी ज़्यादा सख्त है। ना जाने उसकी कितनी कुटाई होगी। अगर कोई रहम कर सकता है तो वो है भाभी जी। रिश्ता रहे ना रहे, पर कम से कम साले साहब की हड्डियां तो ना टूटेंगी। तो जाइए और बहू के पैर पकड़िए। रोशनी रोहन बाबू से बोली, ये किस तरह मेरी माँ से तुम बात कर रहे हो? रोहन बाबू ने रोशनी को एक लपड़ दिया और बोला, खबरदार, तुम्हारा भाई निकला तो 2 नंबर का और पति को अपने वश में करना चाहती हो। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। घर चलो चुपचाप। इतना कहते हुए रोहन बाबू रोशनी का हाथ पकड़ा और वापस घर ले गए। पूजा के माता पिता भी वहां आए। गीता जी और रमेश बाबू ने उन्हें भी समझाने की असफल कोशिश की। उन्होंने साफ साफ कहा, हमने बेटी की शादी इसीलिए नहीं की थी कि आपका बेटा और आप लोग उसे धोखा दें और वो समझौता कर ले। आप लोग अपने बेटे की गलती को सुधारने की जगह दूसरों की बेटी को समझौता करना सिखा रहे हैं। हर बार लड़की ही समझौता क्यों करेगी? गीता जी कुछ कहती हैं उससे पहले पूजा की माँ बोली, अब बस बेहतर होगा आप लोग इस घर को खाली कर दें। मेरी बेटी अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। अब वो इस रिश्ते में नहीं रहेगी जहाँ भरोसा ना हो, वहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता। आखिरकार शाम तक रमेश बाबू और गीता जी को बहू का घर छोड़कर अपने पुराने मकान में जाना पड़ा। कुछ समय बाद पूजा ने समीर से तलाक लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। समय बीता, समीर लौटकर घर आया, माँ बाप से माफ़ी मांगा और अकेले जीवन जीने लगा। गीता जी बेटे के दुख से दुखी थी तो रमेश बाबू बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने तो इसे समझाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। हमने उम्मीद दूसरों की बेटी से क्यों लगाई? अपने बेटे की गलती को क्यों नहीं देखा? सच ही तो कह गई पूजा, जरूरी नहीं हर बार बहू ही गलत हो, बेटा भी गलत हो सकता है। समय के साथ साथ पूजा अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर समीर वहीं ठहर गया, क्योंकि हर बार दाग चांद पर ही क्यों लगे, कभी सूरज पर भी ग्रहण लग ही जाता है। जैसे अच्छी बात फैलती है, बुरी बात भी फैल गई। कोई भी माता पिता अपनी लड़की का रिश्ता ऐसे लड़के से क्यों करना चाहेगा जो भरोसे के काबिल ना हो? दोस्तों, जिस घर में भरोसा और सम्मान ना हो वहाँ भूल से भी अपनी बेटी को न ब्याहें।
दान दहेज खुशियाँ खरीदी नहीं जाती बल्कि घर सजाया जाता है। बेटियों को शिक्षित करें ताकि आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी खुशियाँ खुद तलाश कर सकें। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।